नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में पिछले कुछ सालों में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया। पिछली बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी बना दी गई और 191 दिनों तक इस कमेटी ने अध्ययन किया, अलग अलग लोगों से बात की, सब हर जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, यानी कि एक देश एक चुनाव के लिए क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, किस तरह हो सकता है, क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद और एक तरीके से उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और अब उस रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बहुत दूर लग रहा था वो अब बहुत दूर नहीं है, बहुत पास लग रहा है। अब जाहिर सी बात है, सरकार इसको संसद में भी लेकर आ सकती है पास करवाने के लिए, और उसके बाद क्या होगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम तरह के सवाल पहले भी उठते रहे हैं और खुद इलेक्शन कमीशन इसके लिए कितना तैयार है। सरकार की मंशा तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा तो है कि एक देश एक चुनाव हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके लिए कितना तैयार है, ये भी बड़ा अहम है। क्योंकि अभी जब पिछले कुछ जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके साथ कुछ और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने की बात थी, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तर्क दिए गए, उसके बाद कई और सवाल खड़े होते हैं। क्या विपक्ष जो तमाम अलग अलग मुद्दा उठा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का जवाब है विपक्ष को, ये भी एक सवाल है। ये तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, और फिर आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे इस पर। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. तो देखिए, अश्विनी वैष्णव को आपको सुना, हालांकि उन्होंने बहुत लंबा वक्तव्य इस पर दिया, बहुत लंबी बात कही, लेकिन जो जरूरी हिस्सा था वो हमने आपको सुनवाया है, क्योंकि कंसेंसस बनाने की बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। लेकिन ये क्या मजबूरी है या जरूरी है, ये समझना यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। पूर्णिमा जी, और भी लोगों की बातें हम सुनवाएंगे, लेकिन मैं पहले सबसे आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा अहम है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब कैबिनेट से मंजूरी हो जाती है। किस तरह से देख रही हैं आगे का रास्ता होगा इसका? क्या उतना आसान रास्ता है जितना बताया जा रहा है, या जिस तरीके से एक चित्र बनाया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो, वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो? आदर्श जी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला है इनिशिएटिव, हमें पता है मोदी जी का बहुत फेवरेट ये एजेंडा में रहा है, लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हासिल क्या करना चाहते हैं। एक तो मतलब इतना बड़ा देश है, हमारे इतने स्टेट्स हैं, हमारे स्टेट्स की इतनी विविधताएं हैं, क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, तो सारे स्टेट के इलेक्शन एक साथ लोकसभा इलेक्शन के साथ कराना ये प्रैक्टिकल और फिजिबल है? मुझे तो इसमें शक है। और क्या सोच के मोदी जी ने इस फैसले को इतनी अर्जेंसी के साथ पुश किया है, इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। मेरे ख्याल से ये एक सिर्फ पॉलिटिकली डाइवर्शनरी टैक्टिस है मोदी सरकार की। बहुत सारे क्रिटिसिज्म के साथ बहुत सारी आलोचनाओं से सरकार घिरी हुई है, तो थोड़े दिन उन आलोचनाओं से ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए एक नया ये शगुफा छोड़ा गया है, जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। भाई, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की आप बात करते हैं तो क्या आप ऑपोजिशन पार्टीज को उसमें नहीं गिनते हैं? किस ऑपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट किया है? भाई, कांग्रेस उसको अपोज कर ही रही है, टीएमसी, आरजेडी, बहुत सारी दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं सभी अपोज कर रही हैं। तो ये एक बहुत एक तरफा लिया हुआ फैसला मुझे लगता है। और इंडिया जैसे देश में सबसे बड़ी चीज है कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन संभव ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि हम जब देखते हैं लोकसभा इलेक्शन भी जब होते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, स्टेट के फेस्टिवल्स हैं, स्टेट के अपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं, उसको कितना स्टैगर किया जाता है और अलग अलग स्टेट के फिजिबिलिटी देख के उसके साथ इलेक्शन कराए जाते हैं। तो उसी के साथ आप विधानसभा का इलेक्शन भी कराने लगे, ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है? दूसरा, मुझे सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन लगती है कि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि हमारा देश फेडरल रिपब्लिक है। तो फेडरल रिपब्लिक में स्टेट्स की अपनी सरकारें होती हैं, अपने मुद्दे होते हैं, लोगों की वहां अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, वहां लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं।
तो मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ कराने से ये लोगों को कंफ्यूज करने का भी काम करेगा, और शायद बीजेपी में लीडरशिप को ये लगता है कि इससे उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर लेकिन बीजेपी ये पॉलिटिकल फायदा तो जो आप कह रही है पूर्णिमा जी, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ, पॉलिटिकल फायदा जो आप कह रही हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था 2019 का जो चुनाव था 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए उस चुनाव में, इस तरह के दावे किए गए। तो एक बहुत महंगी प्रक्रिया है जिसका बोझ देश का आम आदमी ही उठाता है। तो अगर इस तरीके से शायद हम उसको कुछ कम कर सकते हैं तो इसमें भी कोई बुराई है क्या? बाकी पॉलिटिकल एंगल जो है वो तो है ही। कॉस्ट फैक्टर आदर्श जी एक पार्ट है उसका। कॉस्ट फैक्टर अगर आप कॉस्ट कटिंग कर भी लेंगे, बट लार्जर कॉस्ट उसका देश क्या पे करेगा, इस पे किसी ने सोचा है क्या? हमारे डेमोक्रेसी का जो एक फंक्शनिंग है वो इससे तो नहीं इंपैक्ट हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और उसका लार्जर कॉस्ट ये देश क्या पे करेगा, इस पे भी तो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख सकते हैं, रुपए मनी टर्म्स में देख सकते हैं कि हम कितना पैसा बचा लेंगे, लेकिन जब बचा लेंगे वो पैसा, तो उसके बाद हमारी डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएंगी उसकी वजह से। ये भी तो हमें देखना पड़ेगा आदर्श जी। ये अहम बात आप कह रही हैं, लेकिन देखिए जो बात आप कह रही हैं वो तो अपनी जगह पर ठीक है, उस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार तो तैयार दिख रही है, लेकिन चुनाव आयोग तैयार है क्या? क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, पहले एक बार आप इलेक्शन कमिश्नर को सुनिए, क्या उन्होंने कहा था जब अभी पिछले दिनों वो चुनाव की घोषणा कर रहे थे, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहे थे, क्या खुद उन्होंने बात कही थी? उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। एक बार आपको सुनवाते हैं इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा था जब वो विधानसभा चुनावों की घोषणा कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को लेकर, हरियाणा को लेकर, उस वक्त जब महाराष्ट्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा था, वो एक बार आपको सुनवाते हैं। बीएलओस का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. तो देखिए सुना आपने राजीव कुमार को। पूर्णिमा जी देखिए, राजीव कुमार जब अभी विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर रहे थे तो तमाम दिक्कतें उन्होंने गिनाई कि महाराष्ट्र में भी चुनाव नहीं हो सकते। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई महाराष्ट्र भी क्यों नहीं साथ में हो रहा है, तो आप 3 स्टेट 5 स्टेट इतने चुनाव एक साथ हम अभी करवा नहीं पा रहे हैं, तमाम अलग डाइवर्सिटी है हमारे देश की, सब जगह अलग अलग समय पे अलग अलग कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए नहीं होने वाली है क्या? नहीं, यही बात तो मैं कह रही थी कि इतना बड़ा देश है, हमारे देश की परंपराएं हैं, हमारे फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो आप 4 स्टेट का तो एक साथ करा नहीं सकते हैं, जिनके की विधानसभा इलेक्शन ड्यू है, आप 2 में एक साथ करा रहे हैं, बाकी 2 आप 2 महीने बाद कराने की सोच रहे हैं। तो आप पूरे देश में लोकसभा भी एक साथ करा लें और साथ साथ विधानसभा भी करा लें, ये मतलब लॉजिक इसमें क्या है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अभी राजीव कुमार जी खुद ही कह रहे हैं कि 2 स्टेट्स एट अ टाइम, तो 2 स्टेट सिर्फ वो हैंडल करने की बात कह रहे हैं एक साथ, तो फिर इतने सारे स्टेट, इतना बड़ा देश, लोकसभा, असेंबली, उसकी लॉजिस्टिक्स आप सोचिए। अब खर्चा बचाने की बात अगर कर रहे हैं तो खर्चा एक तरफ से अगर कम होगा तो कोई ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से बढ़ जाए, क्योंकि तैयारियां भी तो उसी हिसाब से करनी पड़ती हैं, और विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन बूथ वाइज देखना पड़ता है, उनकी पोजीशनिंग देखनी पड़ती है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत प्रैक्टिकलिटी है। मोदी जी जैसे नोटबंदी हमने देखा, जैसे जीएसटी में देखा, बड़ा नी जर्क वो लेते हैं फैसला। हालांकि इसमें कोविन कमेटी बैठी, उसने करीब 190 दिन तक सबसे चर्चा की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत फैसला प्रैक्टिकल है और इजी है, और इसको इलेक्शन कमीशन तैयार है इसको हैंडल करने के लिए। इसमें एक और चुनौती मुझे दिखती है पूर्णिमा जी, अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ भी जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि या तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल आगे बढ़ाकर ले जाना होगा, अगर मान लीजिए हम 2029 से करते हैं तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल वहां तक बढ़ाना होगा और कुछ का कम करना होगा। तो इसके लिए एक राय सबका होना कहीं से मुझे परिस्थिति नजर नहीं आती। क्यों मैं ये कह रहा हूं ये भी बता देता हूं आपको, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कह रहे हैं कि मैंने लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है,
मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, चुनाव आने पर ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे लेकर आती है। ये आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं। तो इस तरह की बात तो अभी से हो रही है। अब सवाल ये है कि आप सारी चीजें कर तो लेंगे, लेकिन वो जमीन पर कैसे उतरेगी? नहीं, बिल्कुल यही फेडरल स्ट्रक्चर की जब बात मैंने कही आदर्श जी, तो मेरा मतलब इसी से था। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका कि विधानसभा का अभी टर्म 28 तक चलने वाला है, तो उसको आप क्या पहले भंग कर देंगे या उसको और बढ़ा देंगे 1 साल, या जिनका जल्दी अभी आ रहा है उसको बढ़ा के उसको या लोकसभा भंग कर देंगे, नया लोकसभा चुनाव करा लेंगे। आप कैसे करेंगे इसको, कैसे आप आगे लेके जाएंगे? ये तो कोई समझाए। ये तो सरकार, अश्विनी वैष्णव ने पूरे भाषण में ये सब समझाया है कि नहीं, मैंने पूरा नहीं सुना है उनका, लेकिन वो कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, उन कॉम्प्लेक्सिटीज से आप कैसे निपटेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बैठे बिठाए एक नया अब नई समस्या खड़ी कर रहा है देश के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि इसकी इस वक्त कोई जरूरत थी। ये ठीक है आप। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा उस पर गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया है, एक बार वो सुनवा देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई, और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री हैं, और किस तरीके से हमला कर रहे थे, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस पर उनकी तरफ से ये बात कही गई। पूर्णिमा जी, बड़ा है मैं समझना, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो थॉट है, और अभी गिरिराज सिंह ने भी कहा कि 1967 के पहले तो इस तरह से चुनाव हो रहे थे। अब अगर उसको हम एक नए सिस्टम के तहत लेकर आते हैं, और जाहिर सी बात है जो तमाम दिक्कतें हैं जिनका जिक्र आप भी कर रही हैं, और जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसको किस तरीके से दुरुस्त करना होगा, अगर उसको ठीक करके हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, या केवल कौन सी पार्टी का पॉलिटिकल माइलेज कितना कम ज्यादा हो जाएगा, हम यही सोचते रहे और इस बदलाव की तरफ ना बढ़े? ऐसा भी, ये परिस्थिति कितनी ठीक? आदर्श जी देखिए, अगर 67 से पहले ये प्रथा थी और एक साथ इलेक्शन हुआ करते थे, तो कोई तो स्थितियां ऐसी बदली होंगी जिससे लगा होगा कि दोनों को डीलिंग कर देना चाहिए, और दोनों को डीलिंग करके विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग कराने चाहिए। तो वो परिस्थितियां भी तो कुछ ऐसी ही अर्जेंट रही होंगी जिनकी वजह से उस वक्त ये डिसीजन लिया गया। तो ये डिसीजन अब जब लिया जा रहा है कि आप एक साथ कराएंगे, तो इसमें आप कारण तो बताइए कि एक सिर्फ कॉस्ट फैक्टर अगर हम मान लें कि हम पैसा बहुत बचा सकते हैं, अलग अलग चुनाव में पैसा बहुत खर्च हो जाता है और उसको हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं, उसके अलावा इसमें मुझे कोई पॉजिटिव आउटकम इसका नहीं दिखाई दे रहा है। नेगेटिव आउटकम्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां तक राज्यों के इलेक्शन की बात है, वहां मुद्दे अलग होते हैं, वहां लोग पार्टियों को अलग नजरिए से देखते हैं। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो मुद्दे अलग हैं, वहां पार्टी और नेता को लोग अलग तरीके से तौलते हैं, अपना मन बनाते हैं। तो अगर एक साथ आप कराएंगे तो हो सकता है कि जैसे किसी एक पार्टी की हवा चल रही है लोकसभा चुनाव के लिए, तो लोग उस कंफ्यूजन में उसको विधानसभा चुनाव में भी वोट कर दें और एक साथ दोनों एक ही पार्टी की सरकार को चुन लें। तो ये तो एक बहुत अथॉरिटेरियन यूनिटरी टाइप ऑफ सिस्टम हो जाएगा ना। हमारा फेडरल रिपब्लिक का स्ट्रक्चर फिर कैसे इंटैक्ट रहेगा? वो तो खत्म हो जाएगा ना। डेमोक्रेसी जो हमारी है फेडरल रिपब्लिक की, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना। नहीं तो फिर यही मानकर चलें जो आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं कि चुनाव है इसलिए इस तरह के मुद्दों को लाकर ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्योंकि अगर आप विपक्ष के मुद्दों को देखें लोकसभा चुनाव में भी, वो चाहे संविधान का मुद्दा हो, संविधान की रक्षा करने का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, ये बड़े बड़े मुद्दे विपक्ष उठाता रहा। बीजेपी के पास क्या जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ गए कि दबाव बना दे। मतलब इसके जरिए एक दबाव तो विपक्ष पर बन जाएगा फिलहाल के लिए।
नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान भटकाने की ही कोशिश है और इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी अपने आप को मुश्किल में पा रही है और जो हमले विपक्ष की तरफ से उस पर हो रहे हैं, तो शायद बीजेपी के मतलब जो भी थिंक टैंक है उनको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए, एक पॉलिटिकल डिस्कशन अलग ही तरह की छिड़ जाए, जिससे कि विपक्षी पार्टियां उसमें उलझ जाएं और आगे जो 2 स्टेट के इलेक्शन है उसमें हो सकता है उसका बेनिफिट उनको मिल जाए, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत हाई स्टेक इलेक्शन है बीजेपी के लिए, हम जानते हैं। झारखंड एक छोटा स्टेट है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार वो सत्ता में वापस आएगी। तो इस पॉलिटिकल जो अभी दबाव के आगे हो सकता है बीजेपी को लगता हो कि एक जुमला उछाल दिया जाए जिसपे कि बहस शुरू हो जाए और असली मुद्दे गौण हो जाएं, सेकेंडरी हो जाएं और लोग उसमें उलझ के रह जाएं। मुझे तो अभी फिलहाल डाइवर्शनरी टैक्टिस से ज्यादा बहुत कुछ नहीं लगता है। दूसरा, अगर ये प्रस्ताव मान भी लिया जाए कि अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और सारी पार्टियां आगे बढ़ती हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए स्टेट असेंबली से रैटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो एक लंबा प्रोसेस होने वाला है और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव उसके लिए करना पड़ेगा। तो इमीडिएट तो देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कई साल इसमें लगेंगे, 2-3 साल हम मान के चलें। 29 के चुनाव के अगर सरकार चाह रही है कुछ उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना, बीजेपी चाह रही है, तो 29 के चुनाव से पहले कुछ होना नहीं है। लेकिन तब ये भी सवाल साथ में उठेगा कि 29 से पहले जो स्टेट असेंबलीज खत्म होने वाली हैं, जैसे यूपी की हो गई, 27 में खत्म होने वाली है, और भी जो दूसरे स्टेट्स होंगे, तो क्या फिर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा? वो उस वक्त जब लोकसभा के साथ ही उनको कराया जाएगा, कैसे सरकार इस पे आगे बढ़ेगी? इसमें सफाई जरूरी है किसी सरकार के किसी मंत्री की तरफ से। यह बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए खुद गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा था और हम इसको लागू करेंगे, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अगर मैं नेताओं की बात करूं तो वो लगातार इस पर अब सवाल उठा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। मैं ये समझना चाह रहा हूं, ठीक है, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, जो राजनीतिक एजेंडा या जो चुनाव की दिक्कतों को लेकर आप बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश अगर हो रही है तो क्या कुछ दूर तक उसको पॉजिटिव वे में हम नहीं देख सकते कि शायद इससे कुछ बेहतर भी हो जाए? ठीक है, पुराने जो उदाहरण है उसके जरिए हम देख रहे हैं कि डीलिंग करना पड़ा, कुछ कारण रहे होंगे। अब हम दूसरी सदी में है, हो सकता है कुछ बदलाव करने के बाद शायद तरीके हो जाए, कॉस्ट भी बचे और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सेव हो, और जो हर वक्त या हर समय किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, आचार संहिता लगी होती है, उससे भी बच सके हम। देखिए आदर्श जी, हर वक्त हर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहना, ये तो हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है ना, कि हर सरकार हमेशा अपने मतलब टोज पे रहती है, एकदम सतर्क रहती है कि कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं और उसको लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। एक बार 5 साल के लिए चुनाव हो जाएंगे सारे देश की विधानसभाओं के लिए और लोकसभा के लिए, तो 5 साल के लिए सरकार तो निश्चिंत हो जाएगी ना। उसके ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा कि हम ये ना करें या ये काम करें या इसको अलग तरीके से करें। कम से कम जब चुनाव होते रहते हैं तो सरकार भी तो सतर्क रहती है, और दूसरी पार्टियां जो बहुत ज्यादा जो सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं 2 इलेक्शन के बीच में, वो भी हर समय अलर्ट रहती हैं। कोई ना कोई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको लेके चर्चा छिड़ी होती है, तो चर्चा छिड़े रहना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कंटिन्यूअसली चलते रहना, ये तो हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मजबूती है, बहुत अच्छी बात है, खासियत है। आप उसको क्यों डिस्ट्रॉय करने पर तुले हैं? आप क्यों चाहते हैं कि बस 5 साल में चुनाव हो, फिर उसके बाद सरकारें अपना जैसे चल रही हैं चलती रहें, चाहे बीच में कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी भी वजह से अपना अगर बहुमत खो भी दे, नो कॉन्फिडेंस हो भी जाए, तो भी उसको जबरदस्ती खींच खींच कर चलाया जाता रहे, क्योंकि अगले 5 साल के बाद ही वहां चुनाव हो सकता है। हम ऐसा सिस्टम क्यों चाहते हैं? हम क्यों अपने डेमोक्रेसी की खूबसूरती जो स्ट्रक्चर में है उसको खत्म करना चाहते हैं? यह बात आप कह रही हैं, लेकिन देखिए तमाम सवाल है कि अब सुप्रिया सुलेज जो है वो पूछ रही है कि क्या आप राज्य सरकारों को गिरा देंगे। देखिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश इधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो किसी का कार्यकाल बढ़ेगा, किसी का कार्यकाल घटेगा, और जाहिर सी बात है इस टर्म में तो हम यही कहेंगे कि वो सरकारें गिर जाएंगी। नहीं, जिन सरकारों का कार्यकाल अगर मान लीजिए 29 तक नहीं खत्म होता है, मान लीजिए 27 में यूपी में चुनाव हो जाते हैं, तो वो तो 29 में उसका टर्म नहीं खत्म हो जाएगा, तो क्या आप गिरा देंगे जब 29 के लोकसभा चुनाव होंगे उसके साथ कराने के लिए? ये चीज तो क्लैरिफाई करनी होगी ना। फिर लोगों के मैंडेट का क्या? लोग तो 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, उनके मैंडेट का क्या होगा? मतलब आपको मैंडेट से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज ये आपका एजेंडा है, आप उस एजेंडे को जबरदस्ती, अगर आपके पास संख्या है तो जबरदस्ती आप उसको पुश कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो इसमें कोई पॉलिटिकल समझदारी दिखाई नहीं दे रही है।
नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सरकार तो प्रतिबद्ध दिख रही है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको आप पास भी करा लेते हैं लोकसभा में, फिर आगे की लड़ाई और होगी। कितना रास्ता आसान दिख रहा है इसका? अगर इसको बिल के तौर पर जब लेकर आया जाएगा, रास्ता कितना आसान दिख रहा है? या विपक्ष की जो देखिए, अब ताकत है, वो सरकार पर ज्यादा दबाव डालेगी? नहीं आदर्श जी, देखिए बिल पास कराना वो तो संख्या बल पे है, और संख्या इनके पास अब राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। पास कराना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, वो पास करा लेंगे, और अगर पास हो जाएगा तो वो इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, उसमें इनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारा ये बहुमत होना चाहिए ना, जिसमें कि कंसेंसस भी तो कहीं होना चाहिए। और कौन से कंसेंसस की बात अश्विनी वैष्णव कर रहे थे? कौन सी ऑपोजिशन पार्टी ने इसमें सहमति दी है? किसने इसके ऊपर अपना कंसेंट दिया है? तो कंसेंसस तो नहीं है, तो फिर आप एक डंडे से सबको हाँकिए और अपना जो भी एजेंडा है लगाए रखिए, चालू कर उसको रखिए, किसी की मत सुनिए। हाँ, अगर जो ऐसे कुछ प्रोविजन है जो स्टेट असेंबली से पास होने हैं, तो फिर वो ऑपोजिशन की जहां सरकारें हैं, आप वहां पास करा के अगर नहीं लाएंगे तो वो कैसे लागू होगा? अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें, बिहार में देखें, बिहार में मान लीजिए, चलिए अभी नीतीश जी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार है, या झारखंड में अभी दूसरी सरकार है, आप जो ऑपोजिशन की रूल स्टेट्स है वहां कैसे पास करा लेंगे? तो ये भी तो सोचना होगा ना। फिर क्या आप उन सरकारों को भंग कर देंगे अगर वहां पास नहीं होगा? तो कैसे आप इसको करने वाले हैं? पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन आपके सामने स्टेट लेवल पे आने वाला है, उसको आप कैसे डील करेंगे? ये अहम सवाल आप उठा रही हैं, और जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने पूर्णिमा जी को अपने साथ जोड़ा था, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें खूब हो रही हैं। अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, बिल के तौर पर आ जाएगा, जैसे कि पूर्णिमा जी कह रही हैं कि संख्या बल है, बिल तो पास भी हो सकता है, लेकिन फिर भी राह बहुत आसान दिखती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अब रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें पूरी बातें क्या बताई गई हैं, कैसे ये जो तमाम सवाल हैं, क्या उसमें उनके जवाब हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो अभी निकल कर आए हैं, डिटेल बहुत ज्यादा अभी बाहर नहीं आई है। क्या होता है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल पूर्णिमा जी, दर्शकों को समझाने के लिए और बताने के लिए खबर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।